दोस्तों नए इनकम टैक्स फॉर्म आ चुके हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, बेसिकली 20 मार्च बाद जब भी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो गवर्नमेंट ने कुछ एक अनाउंसमेंट्स किए थे, कुछ एक नोटिफिकेशन लेके आए थे इनकम टैक्स से रिगार्डिंग कि इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स, इनकम टैक्स के इन्वेस्टमेंट वगैरह की ड्यू डेट्स बढ़ा दी थी उन्होंने। तो वो सबको देखते हुए नए इनकम टैक्स फॉर्म आ चुके हैं। मैं सीए राहुल गोयल आज आपसे उन्हीं इनकम टैक्स फॉर्म्स की बात करूंगा कि कौन से फॉर्म में क्या क्या चेंजेस आए हैं दोस्तों। तो पहले मैं आपको एक बार वो नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, ऑर्डिनेंस दिखाता हूँ। ये ऑर्डिनेंस था दोस्तों 31 मार्च का, ये ऑर्डिनेंस है। इस ऑर्डिनेंस में आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इसमें बोल रहे हैं कि जिनकी भी डेट 20 मार्च से 29 जून पड़ रही थी, ड्यू डेट 20 मार्च 2020 से 29 जून पड़ रही थी, तो उसकी डेट हमने कर दी थी 30 जून। उसमें से एक है दोस्तों, जैसे कि आपका इन केस वेयर द स्पेसिफाइड एक्ट is the income tax act, making of investment, deposit, payment, acquisition, purchase, construction or such other action by whatever name called for the purpose of claiming any deduction, exemption or allowance under the provision। कि आपको इन्वेस्टमेंट करना था या कोई डिपॉजिट करना था, किसी भी तरह का डिडक्शन लेने के लिए, एग्जम्पशन लेने के लिए, जैसे कि सेक्शन 54 से लेके 54 GB, जो कि कैपिटल गेन से अगर आपको एग्जम्पशन का डिडक्शन लेना होता था, कैपिटल गेन क्या अगर कोई डिडक्शन लेना होता था, उससे रिलेटेड था। ऐसे ही फिर चैप्टर 6A के जो अपने थे टीसी वगैरह के डिडक्शन वो लेने थे, उससे रिगार्डिंग उन्होंने डेट कर दी थी 30 जून। ऐसे ही 10AA जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले थे, उनको जो कंडीशन फुलफिल करनी थी, उसके लिए भी टाइम डेट बढ़ा दी थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इनकम टैक्स फॉर्म नया नोटिफाई हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस और कहाँ आपको क्या बदलाव करने हैं दोस्तों। सबसे पहले इनकम टैक्स ITR सहज 1 से लेके 4 तक आपको 3 चीज़ें देना मैंडेटरी हो गई है दोस्तों। एक चीज़ तो है कि अगर हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन 1 और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, अगर आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा करंट अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, कैश में जो डिपॉजिट करवाए हैं उसकी डिटेल आपको देनी है दोस्तों। अगर आपने फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख से ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है 19-20 में, तो उसकी डिटेल आपको देनी है दोस्तों। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख से ज़्यादा है, तो उसकी डिटेल आपको इसमें देनी है दोस्तों। वो इसलिए मांग रहे हैं ये कि मान लो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख से ज़्यादा है, आपने बोला कि हाँ मेरा ज़्यादा है और ITR भर रहे हो 1.5 लाख की, तो सरकार बोले कि भैया ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, 1.5 लाख की आपकी ITR है 1 लाख से ज़्यादा, तो वो आपको नोटिस भेज के आपकी स्क्रूटनी कर सकती है, आपका केस असेसमेंट में आ सकता है। इसलिए ये दोनों तीनों चीज़ें इन्होंने मांगी है, ताकि एक आई रह सके, एक पकड़ रह सके। तो आपको ध्यान से देखना है, आपको आपके सारे बिल्स चेक करने हैं, आपके फॉरेन ट्रेवल का सब कुछ चेक करना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कहीं ना कहीं से हिस्ट्री निकलवा लेगी दोस्तों। तो आपको ये दोनों तीन चीज़ें हैं, उनका आपको बड़े बारीकी से देखना है। उसके साथ साथ और क्या क्या बदलाव आए हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो 3 बदलाव मैंने बताया, 1 करोड़ वाला जो कैश डिपॉजिट था, 2 लाख करोड़ का जो फॉरेन ट्रेवल का था, और 1 लाख का, वो ITR 1, 2, 3 और 4 में ही है, 5, 6, 7 में नहीं है, क्योंकि 5, 6 और 7 की जो कैटेगरी है वो है ही अलग, वो इंडिविजुअल HUF वाले है ही नहीं। इस वजह से वो आपसे पर्सनली ये चीज़ नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि वो उनके ऑडिट वगैरह में वहाँ पे वो चीज़ें ऑलरेडी डिस्क्लोज हो जाएगी। और बाकी रही इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जनरली इंडिविजुअल लेवल पे है, तो मतलब वो जो 5, 6, 7 अभी मैं आपको जब लेके जाऊंगा तो वहाँ आपसे और डिस्कस करूंगा कि वहाँ बढ़ने की एग्जैक्टली जरूरत क्यों नहीं है दोस्तों। इसके साथ साथ जो मेजर चेंज है वो मैं और आपको बताते जाता हूँ। आइए दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको ऑर्डिनेंस दिखाया था, ये वाला ऑर्डिनेंस जिसमें चैप्टर 6A की डिडक्शन की डेट्स बढ़ने के बारे में बात करी थी, तो आप पार्ट C में ये देख रहे हैं दोस्तों, आप ITR 1 सहज, जो कि जनरली सैलरी वालों के लिए होता है, कि डिडक्शन एंड टैक्सेबल टोटल इनकम, रेफर इंस्ट्रक्शन फॉर डिडक्शन लिमिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। वो तो जो लिमिट है उसमें तो खैर कोई चेंज नहीं हुआ है, बट गवर्नमेंट ने क्या नया बदलाव किया है, वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट्स बिटवीन 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020 फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग एनी डिडक्शन अंडर पार्ट बी। अगर आप चैप्टर 6A के डिडक्शन के लिए आपने अगर 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको यस और नो में जवाब देना है। अगर आपने किया है तो आपको यस करना है, अगर नो किया है तो आपको नो में जवाब देना है दोस्तों। तो जब आप यस और नो में जवाब दे दोगे, तो फिर आपके पास ये डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट DI वाला ऑप्शन आएगा। इसमें 2 कॉलम आपके आएंगे कि आपका कितना एलिजिबल अमाउंट आपको 19-20 में डिडक्शन के लिए लेना है दोस्तों, और कितना अमाउंट जो है वो 1 अप्रैल 20 से लेके 30 जून 2020 के बीच में आपने इन्वेस्टमेंट किया है।
तो जैसे आप वहाँ यस करोगे आपको इसका बाइफिकेशन यहाँ देना पड़ेगा कि टोटल आपको कितना अमाउंट डिडक्शन के लिए लेना है और उसमें से कितना अमाउंट आपने जमा कराया है। कि इसमें जैसे मान लो कि आपने एटीसी में डिडक्शन लेना था आपको 1.5 लाख रुपए का, जिसमें से 1 लाख रुपए तो आपने जमा करा दिया 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 तक, और 50,000 आपने जमा कराए 1 अप्रैल 20 से लेके 30 जून 2020 तक। तो यहाँ तो आपको पूरा 1.5 लाख भरना है दोस्तों, जैसे एटीसी के कॉलम में पूरा 1.5 लाख भरना है और यहाँ आपको 50,000 भरना है। कि आउट ऑफ कॉलम नंबर 2, ये तो आउट कॉलम नंबर 2 में मैंने 1.5 लाख भरे थे, इसमें से इन 3 महीनों में अप्रैल 20 से लेके 30 जून 2020 तक मैंने कितने रुपए इन्वेस्टमेंट में डाले, कितने रुपए जमा कराए, तो उसका अमाउंट इसमें आ जाएगा बेसिकली। तो ये जितने भी सेक्शन आपके चैप्टर 6 के आप देख सकते हो, एटीसी, एटीडी, एटीई, एटीजी, एटीजीजी, मतलब डोनेशन से रिलेटेड भी आपके जो सेक्शन है वो भी यहाँ पे आपके कवर हो गए दोस्तों। ये देखी थी अपने ITR 1। इसके साथ में दोस्तों अब ये है दोस्तों ITR 2। सेम चीज ITR 2 में भी आपको देखने को मिल जाएगी चैप्टर 6 से कि वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट्स बिटवीन 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून। तो यस, अगर नो है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और यस के केस में आपको ये डिटेल्स भर देनी है दोस्तों। सेम सारी ये जो चेंजेस आए हैं वो सारे चेंजेस आपको हर एक फॉर्म में दिखेंगे, ये वाले जहां जहां डिडक्शन की एप्लीकेबिलिटी थी। ये देखिए दोस्तों, ये भी आपका फॉर्म 2 चल रहा है, ITR 2 चल रहा है। इसमें वही सेम चीज आ गई कि 19-20 में आपने कितना किया था और 20-21 में, मतलब 1 अप्रैल 20 से लेकर 30 जून 2020 के बीच में कितना इन्वेस्टमेंट किया था, टोटल जो आपको इन्वेस्टमेंट लेना है, ये देखा आपने ITR 2 में दोस्तों। इसके साथ साथ और क्या चेंजेस आए हैं वो मैं दिखाता हूँ। तो ये जो ATC वाले हैं वो सारे फॉर्म्स में आए हैं। अब ITR 2 में एक चीज और है दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा पेमेंट, एक्विजिशन, परचेज, कंस्ट्रक्शन फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 टू 54 GB। तो आपको जहां भी कैपिटल गेन का, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कैपिटल गेन का आपको डिडक्शन लेना था, जो टैक्स की छूट के लिए आप काफ़ी ये प्रोविजंस थे, रेस्पेक्टिव प्रोविजंस की आपको इन्वेस्टमेंट करना है या तो किसी रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टी में। जब आप ये सेक्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उसके कैपिटल गेन के लिए मैं हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है। ऐसे काफ़ी आपको एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है, आपको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स खरीदने हैं, या अगर आप नहीं खरीद पा रहे हो तो आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में वो अमाउंट जमा कराना है। तो ये काफ़ी प्रोविजंस थे वहाँ पे दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए। तो इसमें क्या चेंज किया उन्होंने, उसकी भी जो ड्यू डेट बढ़ाई है उन्होंने, डिडक्शन के यूटिलाइजेशन की, जो आपने अमाउंट जमा कराया था तो उन सेक्शंस में ये भी लिमिट थी, आपको पता होगा कि इतने पर्टिकुलर पीरियड तक आपको जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अमाउंट आपने डलाया है उसको आपको यूटिलाइज करना है। बट अगर अब वो पीरियड आपका 20 मार्च से लेकर 29 जून वाला पड़ रहा है, आपकी ड्यू डेट उसमें खत्म हो रही थी तो उसको 30 जून बढ़ा दिया दोस्तों। इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये एक नया कॉलम ऐड कर दिया, ये नया जो बॉक्स है ऐड कर दिया। ये क्या बोल रहे हैं, अमाउंट यूटिलाइज आउट ऑफ कैपिटल गेन अकाउंट, कि आपने टोटल अमाउंट कितना यूटिलाइज किया है। ठीक है, जैसे आपने 3 लाख का यूटिलाइज किया 1 अप्रैल 2019 से लेके 30 जून 2020 तक, आपकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी, आपको उस अकॉर्डिंग डिडक्शन मिल जाएगा। बट आपको ये बताना है कि इन 3 महीनों में 1 अप्रैल 20 से लेके 30 जून 2020 तक आपने कितना यूटिलाइज किया है। ठीक है, उसके बाद सेम चीज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको दिखने को मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये जहां पे भी कैपिटल गेन से रिलेटेड चीजें आ रही है, ये वाली जहां पे आपको डिडक्शन लेना था या कैपिटल गेन अमाउंट स्कीम में आपने अमाउंट जो डिपॉजिट करवाया था उसके यूटिलाइजेशन की बात आती है, तो ये चेंजेस भी आपको हर एक फॉर्म में मिल जाएंगे दोस्तों। ये आप देख रहे हैं दोस्तों ITR 3 में अगेन आपको ATC की डिडक्शन की बात कर रही है, सेम चीज वो ये 30 जून वाली। ये अगेन वो जैसे आप वहाँ पे यस करोगे तो आपको इसका ब्रेकअप देना है यहाँ पे। तो ये ITR 3 में भी आपने चीज देखी। अब ITR 3 में आपको एक चीज देखने को और मिलेगी कि एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। तो 10 बिजनेस वालों को जो SEZ यूनिट्स होती थी उनको 10AA का डिडक्शन का अमाउंट यहाँ पे देना पड़ता था उनकी अंडरटेकिंग का। अब उनको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती थी, तो उसके लिए भी ड्यू डेट बढ़ा दी थी कि 1 अप्रैल 20 से लेकर 30 जून 2020 तक इन द फर्स्ट ईयर ऑफ क्लेम ऑफ डिडक्शन एंड वेदर कंडीशन। अगर आपका फर्स्ट ईयर था डिडक्शन क्लेम करने का तो आपको कुछ कंप्लाइंसेस करनी थी, और उस कंप्लाइंसेस की टाइम पीरियड भी उन्होंने 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2020 तक बढ़ा दी थी। तो अगर ऐसा कुछ केस हुआ है आपके साथ, इन 3 महीनों में आपने वो कंप्लाइंसेस करी है, तो उसकी डिटेल आपको देनी है दोस्तों। और ये अंडरटेकिंग वाइज आपको अंडरटेकिंग वाइज देनी है दोस्तों। आप यहाँ पे साथ में देख सकते हो कैपिटल गेन वाला भी, जो भी अपन ने ऊपर डिस्कस किया था कि अमाउंट जब यूटिलाइज कर रहे हो उसकी डिटेल भी आपको ब्रेकअप यहाँ देना है, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। तो ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले ये भी हर एक फॉर्म्स में जहां जहां जरूरत थी वहां ये चेंज हो गए दोस्तों। इसके बाद अब ये आप देख रहे हैं आपके सामने है ITR 4 दोस्तों। इसमें वही चीज डिडक्शन एंड टैक्सेबल टोटल इनकम में
जो ये चैप्टर 6 के डिडक्शन थे उसमें ये नया इन्होंने इंसर्ट कर दिया कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक, अगेन वही चीज़ है सेम। तो ये ITR 4 में भी आपके सामने आ गई है, यहाँ पे ये ब्रेकअप वाली चीज़ ITR 4 में सामने आ गई है। इसके बाद ये ITR 5 में सेम चीज़ आ गई, 1 अप्रैल 20 से लेकर 30 जून 2020 वाली डिडक्शन वाली। ये इसके ब्रेकअप की बात कर ली है इन्होंने कि कितना अमाउंट 1 अप्रैल 20 से लेकर 30 जून में जमा कराया, 30 जून में जमा कराया है। ये आपकी आ गई ATG और ATGGC वाली। तो उसके साथ साथ अगेन SEZ की बात आ गई यहाँ पे। अगर आपका फर्स्ट ईयर है और आपने इन 3 महीनों में डिडक्शन लिए हैं, कंप्लाइंसेस करी है, तो आपको उसकी डिटेल यहाँ देनी है दोस्तों। अब ये आपके सामने खुला हुआ ITR 5। इसमें ITR 5 में अगेन 54 वाले जो कैपिटल गेन वाले यूटिलाइजेशन की बात थी, वो भी इन्होंने नया कॉलम ऐड कर दिया कि इन 3 महीनों में अगर आपने किया है यूटिलाइज तो उसकी बाइफिकेशन आपको देना है। ये आपके सामने खुला हुआ है दोस्तों ITR 6। ITR 6 में अगेन वो चैप्टर 6 की डिडक्शन की बात कर रहे हैं कि चैप्टर 6 की डिडक्शन अगर आप पे ITR 6 एप्लीकेबल होती है और कोई चैप्टर 6 की डिडक्शन है और अपने 1 अप्रैल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपने 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी डिटेल यस करनी है। और जैसे यस करोगे वो नया वाला ब्रेकअप वाला आपके पास खुल जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें ATG, ATGG, ATGGBC ये क्यों आ रहे हैं दोस्तों? क्योंकि आप ITR 6 देख रहे हो दोस्तों। ITR 6 इंडिविजुअल वगैरह के लिए होता ही नहीं है, तो उनको डिडक्शन मिलता ही नहीं है। जो ATC की डिडक्शन है वो इंडिविजुअल HUF के लिए होते हैं, बाकी जनों के लिए होते ही नहीं है। बाकी जनों के लिए डोनेशन वाली चीज़ें होती है, तो इसलिए आपको यहाँ पे केवल यही ऑप्शन दिख रहे हैं। ये आपको यहाँ पे ये ITR 6 में ये ब्रेकअप आपको यहाँ देना पड़ेगा कि कितना अमाउंट था जो डिडक्शन के लिए, जिसमें से मैंने इन 3 महीने में नेक्स्ट 3 मंथ्स में जमा कराए हैं। इसमें वापस अगेन वही 10AA वाली कंडीशन अगर आपने फुलफिल करी है 3 महीनों में तो उसकी डिटेल देनी है। ये 54 से 54 GB के लिए बात कर दी इसने, ये 54 से GB में या शॉर्ट टर्म कैपिटल की बात कर दी यहाँ पे। तो ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों इन सारे फॉर्म्स में। मेन चेंजेस अगर 54 मेन चेंजेस, एक तो जो चेंज है वो है आपके डिडक्शन से रिलेटेड, जो ATC के डिडक्शन थे, चैप्टर 6 के डिडक्शन थे। सेकंड जो जहाँ जहाँ फॉर्म में एप्लीकेबिलिटी थी वहाँ वहाँ वो चेंज हो गए हैं। सेकंड जो रिक्वायरमेंट थी वो थी आपकी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अगर आपने इन 3 महीनों में यूटिलाइज किया और उसका डिडक्शन के लिए एलिजिबिलिटी आपकी है अगर उस ऑर्डिनेंस के हिसाब से, तो उसका ब्रेकअप देना है। थर्ड जो था वो 10AA का था कि आपका फर्स्ट ईयर ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन है अंडर सेक्शन 10AA बात करते हैं SEZ यूनिट की। तो आपके लिए 3 महीने डेट बढ़ गई थी, अगर 3 महीने में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको उसकी डिटेल देनी है दोस्तों। ITR 7 में ऐसा कोई डिडक्शन की बात थी नहीं, इसलिए ITR 7 में ऐसे कोई चेंजेस आए नहीं है। साथ में अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है वैसे, थोड़ा सा ब्रीफली ये बता देता हूँ कि कौन सा किसके लिए एप्लीकेबल है। तो ITR 1 के लिए आप यहाँ देख सकते हो, फॉर इंडिविजुअल बीइंग ए रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है जिसकी टोटल इनकम 50 लाख तक की है और उसकी सैलरी से इनकम हो सकती है, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है। मतलब अगर एक से ज़्यादा है तो वो ITR 1 नहीं भर पाएगा। अदर सोर्सेज से एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 रुपीज़। तो अगर आपकी सैलरी से इनकम है और साथ में अगर एक हाउस प्रॉपर्टी है या नहीं है, अगर एक हाउस प्रॉपर्टी तक, सैलरी तक और अदर सोर्सेज तक, और टोटल इनकम आपकी अगर 50 लाख तक है, ये दोनों तीनों कंडीशन फुलफिल है आपकी, तो ITR 1 आप भरोगे। ऐसा नहीं कि सैलरी से और हाउस प्रॉपर्टी से नहीं तो क्या मुझे ये नहीं भरना पड़ेगा, नहीं, तो आपको ITR 1 भरनी है दोस्तों। उसके बाद ITR मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, ये चीज़ ब्रीफली ही कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबा होता जाएगा। ITR 2 है वो है इंडिविजुअल और HUF के लिए, नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेट्स। आपकी अगर बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं है और आप ITR 1 में भी एलिजिबिलिटी आपकी नहीं आ रही थी, क्योंकि हो सकता है आप एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो या आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो, तो आप ITR 2 में आ जाओगे दोस्तों। फिर हम बात करते हैं ITR 3 की, फॉर इंडिविजुअल एंड HUF हैविंग प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको ITR 3 भरनी है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं अपन, और इंडिविजुअल HUF के केस में ही एप्लीकेबल है केवल ITR 3। फिर उसके बाद में बात करते हैं ITR 4। ये बोल रहा है इंडिविजुअल और HUF हैविंग बीइंग ए रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख। आपकी 50 लाख तक ही इनकम होनी चाहिए। आप इंडिविजुअल और HUF और फर्म भी हो सकते हो। और दूसरा आपकी जो बिजनेस इनकम है वो किस में कैलकुलेट हो रही है, 44AD, 44ADF और 44AE। मतलब कि अगर आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन वाले हो तो आप ITR 4 में फॉल कर जाओगे। उसके बाद ITR 5 फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, HUF, कंपनी एंड पर्सन फाइलिंग फॉर्म ITR 7। मतलब इंडिविजुअल नहीं हो, HUF नहीं हो और कंपनी नहीं हो, और जो ITR 7 फाइल कर रहे हो वो नहीं हो, मतलब पार्टनरशिप फर्म वगैरह हो, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वगैरह हो, तो आप पे ITR 5 की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। हालांकि मैं पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये आपको ब्रीफली देने की कोशिश कर रहा हूँ।
फिर आप देखोगे ITR 6 फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11, मतलब जो ट्रस्ट वगैरह है उसके अलावा उस कंपनीज के लिए ITR 6 आ जाएगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनीज के लिए ITR 6 आ जाएगा दोस्तों। ये आ गया फॉर पर्सन कंपनीज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139 4A 4B 4C 4D। तो ये अगर आप इन सेक्शन में रिटर्न भर रहे हो तो आपके लिए ITR 7 की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी दोस्तों। तो बेसिकली आपको क्या चीज़ें मेजर ध्यान रखने की जरूरत है इसमें, सबसे पहले तो अगर आपने चैप्टर 6 के डिडक्शन 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक करे हैं या आप करने जा रहे हो, फिर जब आप रिटर्न भरोगे तो आपको इसका वेरिफिकेशन, जब भी आप रिटर्न भरोगे आपको इसका वेरिफिकेशन हाथ में रखना पड़ेगा कि 12 महीने में मैंने कितना डिडक्शन किया, लास्ट के 3 महीने में कितना डिडक्शन किया। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से अगर आपने कुछ अमाउंट यूटिलाइज किया, इन 3 महीनों में यूटिलाइज किया, उसका ब्रेकअप आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है 10AA, वो तो केवल बिजनेस एसईजेड यूनिट्स के लिए एप्लीकेबल है, उसका मैं आपको बता ही चुका हूँ। फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज हम सब के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल अपनी इंडिविजुअल रिटर्न तो भरेगा ही भरेगा, चाहे वो किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, तो कंपनी की रिटर्न, पार्टनरशिप फर्म की रिटर्न वो अपन साइड में रखते हैं एक बार के लिए, बट एज एन इंडिविजुअल अगर आप रिटर्न भरने जा रहे हो तो आपको चीज़ देखनी है कि क्या फॉरेन ट्रेवल किया है मैंने, 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा हुआ है, क्या मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज़्यादा का मैंने जमा कराया है। तो अगर ये ऐसा है, आपको पूरे 12 महीने के लेके बैठ के टोटल करने हैं। ऐसे ही फॉरेन ट्रेवल के पूरे आपको एक्सपेंडिचर टोटल करने हैं, मतलब जो आपने फॉरेन करेंसी खरीदी थी और वापस आके जमा करा दी, तो वो जो डिफरेंस अमाउंट था वो सब आपको टोटल करने हैं, तब आप जाके अपनी ITR भरोगे दोस्तों। इससे नोटिस आने की संभावना कम हो जाएगी दोस्तों अगर आप प्रॉपरली ITR भरते हो तो। इनकम को देखते हुए जो भी आपकी एग्जैक्ट इनकम थी वो डालते हो, एग्जैक्ट डिडक्शन थे वो डालते हो, और प्रॉपरली अगर भरते हो तो नोटिस आने के चांसेस कम रहते हैं। अगर आ भी जाते हैं तो आपको इजीली उसको फाइट किया जा सकता है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कहीं मैं फॉरेन ट्रेवल 2 लाख से ज़्यादा डाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी 1 लाख से ज़्यादा डाल रहा हूँ और पता चले कि मेरी ITR तो मैं बहुत कम की भर रहा हूँ, तो आपको उन सब बातों से बचना है, उन सब बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।